हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। पिछले वीडियो में चैप्टर 2 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जो NCERT हिस्ट्री क्लास 7 का नोट्स है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप लोग बुक का PDF लेके पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये नोट्स देखें तो और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चैप्टर 3 है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग देखेंगे, दिल्ली के शासक के बारे में बात करेंगे, न्याय चक्र, रजिया सुल्तान, मोहम्मद तुगलक, इन सब के बारे में देखेंगे। इसमें देखें तो 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। देहलीवाल क्या था? दिल्ली में ढाले जाने वाले सिक्के जो काफ़ी प्रचलन में थे, वो देहलीवाल कहलाते थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत 5 राजवंशों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली के शासक के बारे में बात करें तो राजपूत वंश तोमर, जिसका पीरियड है आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक, जिसके प्रसिद्ध राजा अनंगपाल का समय काल था 1130 से 1145 ईस्वी। उसके बाद चौहान, जिनका पीरियड था 1165 से 1192, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान का जो टाइम था वो था 1175 से 1192 ईस्वी। प्रारंभिक तुर्की शासक जो 1206 से 1290 तक रहे, उसमें था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक शासक रहा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 तक शासक रहा। इसके बाद इसकी बेटी रजिया, जो 1236 से 1240 तक शासिका रही। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 तक शासक रहा। इसके बाद आता है खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 तक इसका समय रहा। इसमें जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1296 तक शासक रहा, और अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक शासक रहा। इसके बाद आता है तुगलक वंश, जिसका पीरियड है 1320 से 1414 ईस्वी। इसमें आता है गियासुद्दीन तुगलक, जिसका पीरियड है 1320 से 1324। मोहम्मद तुगलक, जो 1324 से 1351 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 तक शासक रहा। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, जिसका समय था 1414 से 1451। इसमें खिज्र खान, जो 1414 से 1421 तक शासक रहा। सैयद के बाद आता है लोदी वंश, जो 1451 से 1526 तक इसका समय रहा। और इसमें आता है बहलोल लोदी, जो 1451 से 1489 तक शासक रहा। अब देखते हैं न्याय चक्र। 13वीं सदी का इतिहासकार फक्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा। न्याय चक्र के बारे में फक्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा है, जो 13वीं सदी का इतिहासकार था। इसने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना जी नहीं सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल व प्रसन्न रहेंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। अब बात करेंगे तवारीख के बारे में। तवारीख जो है तारीख का ही बहुवचन रूप है, और तारीख एक वचन होता है। तवारीख इतिहास को कहा जाता है। फारसी में तवारीख इतिहास को कहा जाता है। तवारीख में सुल्तानों की उपलब्धियों और खासियतों का हिसाब रखा जाता था। यह सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी जाती थी। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो तवारीख लिखा करते थे। रजिया सुल्तान के बारे में बात करें तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, जो 1236 में सिंहासन पर बैठी। मिन्हाज-ए-सिराज उस समय के इतिहासकार थे। मिन्हाज-ए-सिराज ये रजिया के बारे में क्या कहते हैं वो देखेंगे। उन्होंने लिखा है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य व सक्षम थी।
रजिया के बारे में लिखते हैं कि वह अपनी सभी भाइयों से योग्य और सक्षम थी, लेकिन वह फिर भी एक महिला को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ये खुद भी एक महिला को शासिका के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था और दरबारी जन भी ऐसा नहीं चाहते थे कि रजिया शासिका रहे। इब्न बतूता जो मोरक्को का था, मोरक्को अफ्रीकी देश है, 14वीं सदी में भारत आया था, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं, रजिया ने अपने अभिलेख व सिक्कों पर सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी अंकित करवाया था। रजिया जब शासिका थी तो उस समय उसने अपने सिक्कों और अभिलेखों पर खुद को इल्तुतमिश की बेटी अंकित करवाया था और इसकी तुलना कुछ भारतीय शासिकाओं से की गई है, जिसमें देखेंगे काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल में इसका शासक था, जो था 1262 से 1289 ईस्वी के बीच। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर भ्रम पैदा किया था। ये अपना नाम पुरुषों के भांति लिखवाती थी अभिलेखों में, जैसे सबको लगता था कि ये स्वयं पुरुष हैं। एक शासिका थी कश्मीर की, जिन्हें दिद्दा के नाम से जाना जाता था, जिनका समय था 980 से 1003 ईस्वी। ये कश्मीर की रानी थी जिनका नाम दीदी से निकलता है। शायद प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। अब बात करते हैं गुलाम, जिसे फारसी में बंदगाह बोला जाता है। गुलाम को बंदगाह बोला जाता है फारसी भाषा में। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। राज्य के राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अब देखते हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में। एक बार आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद नोट्स देखें तो और बेहतर तरीके से समझें। मोहम्मद तुगलक अजीज खुम्मार नामक कलाल, जो शराब बनाने वाला और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची, लट्ठा तथा पीरा नामक माली, इन सबको ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था। ये मोहम्मद तुगलक इन सबको ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। यानी जियाउद्दीन बर्नी ने इनकी आलोचना की है। अब देखते हैं इक्ता, जो सैन्य व्यवस्था वाली भूमि होती थी और इसकी रखवाली के लिए इक्तादार या मुक्ति, इन्हें संभालने वाले अधिकारी होते थे जो इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। इसके अलावा इनका और भी काम था, जो सैनिक अभियानों का नेतृत्व करते थे और इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना इनका काम था। अब देखते हैं खराज। खराज जो है कृषि पर लगने वाला कर था, जो उपज का लगभग 50% कर के रूप में देना पड़ता था, जिसे खराज कहते थे। आगे देखते हैं खुम्स। खुम्स जो था युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था। युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला कर खुम्स था। इस धन का 1/5वां भाग सुल्तान का एवं 4/5वां भाग सैनिकों का होता था। जकात जो था धार्मिक कर था। ये मुसलमानों के आय का 2.5% या 1/40वां भाग था। सल्तनत व मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% जकात वसूला जाता था। अब आता है जजिया। जो जजिया था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। गैर मुसलमान जजिया देते थे। इससे जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करना था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया था, जो 1219 में किया था। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। अब देखते हैं शेरशाह सूर। शेरशाह सूर जो 1540 से 1545 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इसने अपने शासन का शुरुआत बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। तो ये था हमारा चैप्टर 3। अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर 4। एक बार मैं पूरा नोट्स दिखा देती हूँ, आप लोग बनाना चाहें तो बना लें।
है।